Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 2, Salient Features of the Constitution. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट टू एजुकेशन से. तो बेटा ये जो राइट टू एजुकेशन है ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हुआ करता था. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं था. पर 2002 में, किस ईयर में बेटा? 2002 में हमने 86th अमेंडमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन सा अमेंडमेंट किया? 86th नंबर का अमेंडमेंट किया. किस साल में किया? 2002 में किया, जिसके थ्रू हमने एजुकेशन को भी क्या बना दिया? हमारा फंडामेंटल राइट. ठीक है, दिस राइट हैज़ बीन गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सारे फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो राइट टू एजुकेशन भी हमें किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया है? 86th अमेंडमेंट के थ्रू दिया है. किस ईयर में ये अमेंडमेंट हुआ था? तो 2002 में हुआ था. इस एक्ट के बनने के बाद हमें एक नए आर्टिकल को इंसर्ट करना पड़ा, लेके आना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में. उस आर्टिकल का नाम था 21A. ठीक है, 21A आर्टिकल जो था वो 86th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आया. इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट था वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा हर उस बच्चे को जिसकी एज इस ब्रैकेट के अंदर आती है. ठीक है, 6 to 14 ईयर का के एज के जितने भी बच्चे हमारी कंट्री में होंगे उन सब को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी होगी बेटा? गवर्नमेंट की. ठीक है बात. जिस तरीके से इस एक्ट में डिसाइड किया गया होगा, जिस तरीके से नियम बने होंगे, जो बातें कही गई होंगी, उनके अकॉर्डिंग चलते हुए जितनी भी गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हर वो बच्चा जिसकी एज 6 to 14 ईयर है, 14 ईयर्स है, उसको हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ही है. बात समझ में? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने जैसी हैं. पहली बात तो राइट टू एजुकेशन कब आया? 2002 में आया. किस एक्ट के थ्रू आया? 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया. ठीक है, और इसके थ्रू किस नए आर्टिकल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया? वो था 21A. नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जो आर्टिकल 31 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पहले लोगों को शक्तियाँ देता था कि भाई आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं, उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, भले वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो. मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएंगे? जैसे आपके पास जितने भी लाइव स्टॉक हैं, लाइव स्टॉक में क्या आता है? काऊ, गोट, बफेलो, है ना. मूवेबल प्रॉपर्टी हो आपके पास, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो. अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या भी आ जाएगा? आपकी बाइक्स आ जाएंगी, आपकी कार आ जाएंगी, है ना. तो आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये आपका फंडामेंटल राइट था कि आप उसको खरीद सकते थे, होल्ड कर सकते थे, डिस्पोज ऑफ कर सकते थे अंडर आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पर बाद में जब हमने देखा कि हमारी कंट्री में सोशलिज्म की, समाजवाद की, वेलफेयर स्कीम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब हमें लगने लगा कि भाई एक ज़मींदार जिसके पास 500 एकड़ ज़मीन है, एक किसान जो लैंडलेस है, ठीक है, दूसरों की ज़मीनों पे जाके खेती करता है ना, मेहनत करता है, तो ऐसे में सोसाइटी में तो इक्वालिटी आ ही नहीं पाएगी. एक है लैंडलेस फार्मर है और एक है जिसके पास 500 एकड़ ज़मीन है. तो कहीं ना कहीं हमें इनकी ज़मीनों को लेकर इन्हें देना चाहिए, ऐसे सरकार ने सोचा. ठीक है बात. तो पहले की बात करें, आर्टिकल 31 क्या कहता था कॉन्स्टिट्यूशन का? कि भाई आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रखो, बेचो, भले मूवेबल हो, इमूवेबल हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. फंडामेंटल राइट था. पर क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस के बाद देखा कि भैया रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है और स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स की, तो इस राइट में हमने थोड़े से चेंजेस किए बिकॉज ऑफ सोशलिस्टिक फिलॉसफी, और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट ही कर दिया. समझ में आई बात? आज आप जो बोलते हो ना कि मेरा घर, तो आपका घर आपका तब तक ही है जब तक सरकार को उसकी ज़रूरत नहीं है. जिस दिन सरकार को उसकी ज़रूरत लगेगी वो आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन देंगे और आपका घर आपसे ले लेंगे. जब हाईवेज़ वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े कैनाल प्रोजेक्ट आते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जब बन रहा था, तो उस टाइम में ऐसे हुआ है बेटा कि बहुत सारे फार्मर्स से हमने उनके प्लॉट्स को, उनके लैंड को परचेस किया है, सो दैट वी कैन मेक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और एनी ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है,
सो राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसे डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की जो लिस्ट थी उससे हमने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, डिलीट। बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में कौन सा एक्ट आया था बेटा, अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। 1978 में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। दिस अमेंडमेंट मेड द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A अ लीगल राइट। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, मूलभूत अधिकार की भैया हम भारत में हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी ही होगी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है कि हर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी हो। पर फिर इसको वहाँ से हटा करके लीगल राइट्स के अंदर डाल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप जब प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप उसको रख भी सकते हो, पर अभी फंडामेंटल नहीं है, अब ये आपका लीगल राइट है। आई बात समझ में, बिफोर इट वॉज फंडामेंटल राइट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि विच राइट इज देयर विच वॉज फंडामेंटल इन नेचर बिफोर 1978 बट नाउ इट्स अ लीगल राइट। तो वो कौन सा राइट है बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। चेक ऑन आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। बेटा ये तो बेसिक क्या बोलना चाहिए है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई जो भी सरकारें हैं वो आर्बिट्री अपने हिसाब से कोई भी ऊट पटांग एक्शंस ना ले पाए। इसीलिए तो हमें क्या दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हमारी सरकारों को इस बात का हर कदम पे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनके किसी कदम से, उनके किसी स्टेप से, उनकी किसी प्लानिंग से हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, ठीक है। चेक ऑन आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। जो सरकारें हैं, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, इन सब के पास बिल्कुल भी राइट नहीं है कि ये कोई भी आर्बिट्री एक्शन अपने मन से कुछ भी कर दें बिना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिना लॉ को देखे हुए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, भले आप सरकार हैं तो क्या। चलो, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स क्या लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, किसके ऊपर, आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। हमारी सरकारें अपने क्या बोलना चाहिए, जिद में आके खुद से कुछ भी ऊट पटांग एक्शंस नहीं ले सकते। हर कदम पे उन्हें फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में सोचना पड़ेगा। बेटा आर्टिकल 13(2) ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी नियम थे, जितने भी कानून थे, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले बनाए गए थे, अगर वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं करते, तो उनकी जितनी इनकंसिस्टेंसी है उसे उस एक्सटेंट तक हटा दो। और अगर वो पूरा ही लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसे पूरी तरह ख़त्म कर दो। ये जो आर्टिकल है ये जुडिशियल रिव्यू की पार्ट्स हमें देता है ऑफ ऑल लेगिस्लेशन इन इंडिया। जितने भी लेगिस्लेशन, जितने भी कानून इंडिया में बनेंगे उनके लिए है जुडिशियल रिव्यू की शक्तियां हमारे पास हैं। अगर कभी हमें ऐसे लगता है कि भैया ये जो रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे, तो जुडिशियल रिव्यू उसके लिए करवाया जा सकता है, ठीक है। कई बार जुडिशरी खुद से कोई स्टेप्स ले लेती है, जैसे अभी हुआ था किसके अगेंस्ट में, फार्मर्स बिल के अगेंस्ट में, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं समझे कि सरकार तो बिल्कुल दांत ही नहीं है उसके, वो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है बेटा। स्टेट के पास वैलिड एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, टू द राइट्स, राइट के अगेंस्ट में कुछ वैलिड एक्सेप्शंस उनके पास हैं। वो किस ग्राउंड पे अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के लिए हार्म दे रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपके उस पर्टिकुलर राइट को वायलेट किया जाएगा या नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अगर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पा रहा है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से या आपके किसी भी और काम की वजह से, तो भी आपका वो फंडामेंटल राइट कर्टेल कर दिया जाएगा। पब्लिक मॉरालिटी के ग्राउंड पे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर स्टेट को पावर दी गई है, पर बेसिकली वो सारे नियम, वो सारे कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाते थे उन्हें नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा कि भैया अब इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या तो उनकी इनकंसिस्टेंसी को हटा लिया जाए, ठीक है। जो भी उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता था, या तो उसको हटा लो या तो फिर पूरे लॉ को ही हटा लो। नेक्स्ट
नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शंस, जब हमारे ऊपर कब कब रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, मतलब कब कब हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब हम वो देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स बेटा एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। फॉर व्हाट? क्यों? जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमें सोसाइटी का जनरल वेलफेयर देखना है, इसीलिए हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कौन? हमारी सरकार। जो फंडामेंटल राइट है, पहली बात तो याद रखो कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा सकती है सरकार, पर किस कंडीशन में लगा सकती है? जब हमें ये बता दे, हमें ये समझाने में सक्षम हो जाए कि भैया ये जनरल वेलफेयर में है, सोसाइटी के जनरल वेलफेयर में कुछ काम ऐसे हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम इस फंडामेंटल राइट को यहाँ पर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपको मिले हुए हैं, पर क्या कहा, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा जब इमरजेंसी लगाई जाती है ना, तब आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर एब्सोल्यूट होते तो सस्पेंड नहीं होते, है ना। तो कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जब सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फर्स्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें हम सस्पेंड कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे स्टेट ऑफ इमरजेंसी पूरी कंट्री में, वॉर के केस में, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, आर्म्ड रिबेलियन के केस में। ठीक है, जब फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे क्योंकि आपकी कंट्री अंडर थ्रेट है, वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, सच ए सस्पेंशन ऑफ राइट्स इज टेम्परेरी। और ये जो सस्पेंशन होता है टेम्परेरी होता है। जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आर्म्ड रिबेलियन ख़त्म हो जाएगा, आपको आपके राइट्स वापस दे दिए जाएंगे। जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, आपके राइट्स वापस से रेस्टोर कर लिए जाएंगे। सेकेंड है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट का हित देखें या सरकारों का, पूरी कंट्री का हित देखें, सरकारों का नहीं बेटा, कंट्री का। ठीक है, अगर हमें हमारे स्टेट, हमारी कंट्री इंडिया को सिक्योरिटी देने की बात आए कहीं, है ना, हमारी कंट्री के इंटरेस्ट कहीं सफ़र हो रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट पर, है ना। हमारे फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं जब कंट्री की सिक्योरिटी पे कहीं आँच आए, कहीं हमारे कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट हार्म हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर स्टेट को मैंने सरकार बोल दिया था, सरकार नहीं, कंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकती है द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ये अपनी ड्यूटी उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज कर पाए। ठीक है, तो बेटा इन 3 लोगों को एक्सेप्शंस ज़्यादा मिलेंगे, आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर पाएँ। इसीलिए हो सकता है कि इनके फंडामेंटल राइट्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सके, और ये मॉडिफिकेशन करने का राइट किसको है? पार्लियामेंट को। अब बेटा कुछ लॉज हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने बना दिया है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, पर क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में। देयर आर सम लॉज विच रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ दीज राइट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पहला मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, दूसरा डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स DIR, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट PDA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA, etc. आर मेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये जितने भी लॉज बने हुए हैं, ये कंट्री के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड, हमारे नेशन के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाए गए हैं, पर ये फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अभी आप सिर्फ लर्न कर लो इनको कि कौन कौन से लॉज हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करते हैं। मीसा, क्या बोलेंगे इसको हम? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर ESMA, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। DIR, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स। ठीक है, बाद में कभी हम एक एक दो लाइन में इनको डिस्कस करेंगे कि भाई ये है क्या, इनके अंदर ऐसा क्या है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करते हैं। पर ये वो लॉज हैं जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में बन चुके हैं और जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करते हैं। अब
नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेटा पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें किसने दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेन सस्पेंडेड, वो भी सस्पेंड रह सकते हैं किस सिचुएशन में, जब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बेटा वो क्या लगा दें, इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मीनिंग होता है इमरजेंसी की उद्घोषणा करना, घोषणा करना। आपातकाल की घोषणा करने का राइट किसको है हमारी कंट्री में, प्रेसिडेंट। हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन इंडिया, प्रेसिडेंट। इमरजेंसी कौन लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। तो इमरजेंसी की घोषणा कौन करेगा कि भाई कल से हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग रही है, वो करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। अंडर आर्टिकल 352, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग किसके पास पावर्स हैं इमरजेंसी लगाने की, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जैसे ये प्रोक्लेमेशन होगा इमरजेंसी का, जो लेजिस्लेचर होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, वो जैसे चाहे वैसे नियम कानून बना देगा और उस टाइम में वो आपकी लिबर्टी का, आपकी फ्रीडम का कोई ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। उन सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएगी। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो तो ज़रा, देखो अब तक हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। कितनी बार लगी है, 3 बार। आज तक हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है बेटा, 3 बार लगी है। एक बार लगी थी 1962 में, जब हम लड़ रहे थे किससे, चाइना वॉर, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर जब हो रहा था। दूसरी बार इमरजेंसी लगी है 1971 में, जब हम लड़ रहे थे किससे, पाकिस्तान से। वॉर बिटवीन इंडिया चाइना 1962, वॉर बिटवीन पाकिस्तान इंडिया 1971। और तीसरी लगी थी 1975 में, ये लगाई थी बेटा फ़खरुद्दीन अली। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, फ़खरुद्दीन अली। पर फ़खरुद्दीन अली तो मोहरा थे, क्या बोलना चाहिए, प्यादे थे। एक्चुअल में पूरा इमरजेंसी का जो सोच था, वो विचार था, वो किसने तैयार किया था, इंदिरा गांधी ने। और क्या बोल के कि भैया अभी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में अभी थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए हमें इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। तो ये 2 इमरजेंसी तो वैलिड है, हमें समझ में आती कि भैया चाइना इंडिया वॉर चल रहा था, ये भी हमें समझ में आती है इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था। पर 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो प्रेसिडेंट कौन थे बेटा, फ़खरुद्दीन अली। प्रेसिडेंट कौन थे, फ़खरुद्दीन अली। पीएम कौन थी, फ़खरुद्दीन अली थे। और पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने कुछ अपने इंटरनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, जो सिर्फ खुद उनसे ही रिलेट करते थे, हमारी कंट्री को दे दी इमरजेंसी, ठीक है। क्या कह के कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। तो 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई वो गलत थी, नहीं लगनी चाहिए थी। तो इमरजेंसी के टाइम पे लेजिस्लेचर बिल्कुल फ्री हो जाता है, वो कोई भी लॉ बना सकता है। एग्जीक्यूटिव बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उनके पास लिबर्टी होती है कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इवन दो इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। आपके ऑक्यूपेशन पे, आपके प्रोफेशन पे, रेसिडेंस पे, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शंस कब तक इफेक्ट में रहेंगे बेटा, जब तक इमरजेंसी ऑपरेशन में रहेगी, ठीक है। और जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी वो पूरे लगभग 2 साल रही, 21 मंथ रही। कितने टाइम रही बेटा, 21 मंथ तक। 1975 में इम्पोज की गई थी और 1977 में उसे हटाया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, जो प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी ने नहीं लगाई थी, लगाई थी प्रेसिडेंट ने, पर उसके लिए बोला किसने था, इंदिरा गांधी ने बोला था। 21 मंथ रही इमरजेंसी, 1975 से 1977 तक रही, जिसको लगाने वाले थे फ़खरुद्दीन अली, पर उसके पीछे दिमाग किसका था, मास्टरमाइंड कौन थी, इंदिरा गांधी। चल, जब प्रोक्लेमेशन हो गया इमरजेंसी का, एक बार इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हो गई, तो द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट राइट टू मूव अ कोर्ट द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल रिमेन सस्पेंडेड। जैसे ही एक बार इमरजेंसी की घोषणा होगी, वैसे ही प्रेसिडेंट इस बात को कह देते हैं बेटा एक ऑर्डर से कि अब आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए।
ठीक है। और बेटा इस केस में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं। वो कोई रिट नहीं लिख सकते। हमने पढ़ा था ना रिट में, टू डू समथिंग और नॉट टू समथिंग वाला ऑर्डर दे सकती है सरकार किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसी भी व्यक्ति को, कि आप ये करो या ये नहीं करो, ये करने से पब्लिक वेलफेयर होगा या ये आपके नहीं करने से पब्लिक वेलफेयर होगा। तो ऐसी कंडीशंस हम लोगों ने लास्ट में पढ़ी थी ना, लास्ट पार्ट में। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई रिट नहीं लिख सकते, वो बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं दे सकते फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अब हम पढ़ेंगे बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। बेटा राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा साथ साथ ही चलेंगी। ड्यूटीज़ एंड राइट्स गो हैंड इन हैंड। आप किसी राइट को एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप किसी ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे। तो इफ़ यू वांट टू एंजॉय राइट्स यू हैव टू फॉलो सर्टेन ड्यूटीज़। जैसे कि अगर आपको एक राइट मिला हुआ है, मिला ही हुआ है, अगर नहीं मिला ही हुआ है, राइट टू लाइफ। आपको क्या मिला हुआ है बेटा? राइट टू लाइफ मिला हुआ है। तो ठीक है, आप अगर अपने राइट टू लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के राइट टू लाइफ को ध्यान में रखो। ठीक है, आप किसी और व्यक्ति को इंजर ना करो। ठीक है, तब तो आपका राइट टू लाइफ है, अदरवाइज आपका राइट टू लाइफ क्या है? ठीक है, आज आप बोल रहे हो मेरा राइट टू लाइफ है, कल कोई आके आपको मार गया। क्लियर है? तो आपको अपने राइट टू लाइफ को इस तरीके से एंजॉय करना है कि आप किसी दूसरे की लाइफ को हार्म ना पहुंचाओ। सिमिलरली राइट टू फ्रीडम आपके ऊपर एम्प्लॉय होगा जब आप सेल्फ रेस्ट्रेंट रखोगे अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो राइट आपको, राइट टू फ्रीडम आपको मिला हुआ है, वैसे किसी दूसरे को भी मिला हुआ है। एंड अकॉर्ड सिमिलर राइट्स टू अदर्स विच वी वांट फॉर आवरसेल्फ। जो राइट्स आपको अपने लिए चाहिए, आप ध्यान रखो कि आप दूसरे के भी उन राइट्स को एंजॉय करने दो, आप दूसरों को भी उन राइट्स को एंजॉय करने दो। और इन्हीं आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। बेटा अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था कब? 1976 में। किस अमेंडमेंट के अंतर्गत? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड ऑन किया गया। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इंसर्टेड इन पार्ट 4। और किस पार्ट में रखा गया इन्हें? पार्ट 4 में। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत 1976 में किसको जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। जो आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भाई बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये 10 ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। पहली है कि आपको नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना है। आपको अपनी कंट्री में किससे अबाइड करके रहना है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, एंड रेस्पेक्ट द इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं जो इसके आदर्श हैं उनका सम्मान करो, नेशनल एंथम का सम्मान करो, नेशनल फ्लैग का सम्मान करो। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वो आइडियाज़ जो इंस्पायर किए नेशनल स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए, उन्हें चेरिश करो। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है कि आप अपहोल्ड भी करें और प्रोटेक्ट भी करें आपकी कंट्री की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को। ठीक है, देन अपनी कंट्री को डिफेंड करें नेशनल सर्विसेज रेंडर करके। ऐसा मौका खैर हमें मिलता नहीं है, पर जब भी मिले आपको अपनी कंट्री के लिए आपको अपनी सर्विसेज अपनी कंट्री को देना है। सोसाइटी में हार्मनी बनाए रखें, ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहें। ठीक है, हमारी कंट्री में जितने रिलीजन है, लिंग्विस्टिक मतलब जितनी सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हैं, तो उन सब में हार्मनी को प्रमोट करते हुए आपको इस तरीके से चलना है कि आप किसी को भी हार्म ना करें। और टू रनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। वो सारी प्रैक्टिसेस को छोड़ दें जो औरतों के लिए कभी डेरोगेटरी हुआ करती थी, वो अब हमें नहीं करना है। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हमारे इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करें, उसको वैल्यू करें।
ऐसा नहीं कि ताजमहल गए तो वहाँ खुरच खुरच के अपना नाम लिखा है, किसी मंदिर में गए तो प्रॉपर सा एक हार्ट बनाया, उसके अंदर अपना नाम लिखा है और फिर जो भी XYZ आपको लिखना है। तो ऐसा नहीं करना है, कहीं पे भी थूक देना है, कहीं पे भी कचरे को डंप कर देना है, ऐसे आपको नहीं करना है। अपने कंपोजिट कल्चर को, रिच हेरिटेज को आपको सेव करके, प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, भले वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, जितने भी लिविंग क्रीचर हैं उनके टुवर्ड्स कंपैशन रखो और प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करो, ह्यूमैनिज्म को डेवलप करो, सोचो समझो, रिफॉर्म करने की कोशिश करो, इंक्वायरी की फीलिंग अपने अंदर लाओ, ठीक है। वो नहीं दिन भर बैठ के पबजी खेल रहे हैं और क्या क्या दुनिया भर के जो आपके ऊटपटांग गेम हो रहे हैं। वो अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो आधी दुनिया तो उसमें ही पागल हो गई थी। तो ये सब ना करके भैया ह्यूमैनिज्म की फीलिंग को डेवलप करो अपने अंदर, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करो, सोचो समझो, लॉजिक रीज़न का यूज़ प्रॉपर करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड दो, एब्जर वायलेंस, वायलेंस से थोड़ा सा ना करो और ना करने दो, और जो कर रहा हो उसके साथ शामिल भी ना हो। अपनी फील्ड में एक्सीलेंस की तरफ जाओ, ठीक है। इंडिविजुअल बीइंग एन इंडिविजुअल बीइंग एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, आपको इस तरीके से काम करना है कि आप एक्सीलेंस की तरफ जाएं। एक अच्छे डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनने की कोशिश करें, अच्छा टीचर हैं बहुत अच्छा टीचर बनने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड हाई होगा, कंट्री ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका अचीवमेंट अल्टीमेटली कंट्री का अचीवमेंट बन जाए। और हमारे पेरेंट्स की, हमारे गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें एजुकेशन की, है ना। पेरेंट्स को, गार्जियंस को अपने बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है एजुकेशन की, ठीक है। और स्पेशली अगर बच्चा 6 से 14 साल का है तो पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? फ्री एजुकेशन। बस आपको अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है। अच्छा, दूसरी बात और ध्यान से सुनो कि आजकल तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पेरेंट्स तो पढ़ाना चाहते हैं, पर अब उस बच्चे के लिए भी कोई ड्यूटी हो कि भैया तू भी पढ़। द क्लॉज के वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसको अभी हमने पढ़ा। क्या अपना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। सबको पढ़ने का अधिकार हो, जो बच्चा 6 से 14 साल का हो उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी अंडर राइट टू एजुकेशन। अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो इससे सिटीजन को हम अवेयर बना सकते हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस उन्हें बता सकते हैं कि भैया सोशली आपको ये करना है और ये नहीं करना है, आपकी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस ये हैं। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू वार्न कर सकते हैं लोगों को टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कंट्री के इंटरेस्ट में है तो उसे करो, जो कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है उसे नहीं करो, है ना। फेलो सिटीजन्स को हार्म होगा आपके ये करने से तो वो मत करो, फेलो सिटीजन्स को फ़ायदा होगा तो करो। एंड देम सेल्फ, ठीक है। तो टू वार्न देम सेल्फ, हम लोगों को समझा सकते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, लोगों को हम बोल सकते हैं कि भैया हम उन्हें जगा सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, कि आपका जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत रिच है, उसको प्रोटेक्ट करके रखो। टू टेम द अनरूली एलिमेंट इन सोसाइटी, नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन नेशनल हार्मनी एज दे स्टेयर अप पेट्रियोटिज्म। फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया और नहीं समझ में आया तो सुनो। कई बार हमारी सोसाइटी में कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, मतलब एंटी सोशल जो एलिमेंट होते हैं, अनरूली जो एलिमेंट होते हैं, उन्हें क्या करना, दबा के रखना, ठीक है। उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करना। नेक्स्ट है नेशनल हार्मनी को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, जिससे पेट्रियोटिज्म की फीलिंग अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये पढ़ना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, 10 की 10 ड्यूटी। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।